हेलो एंड गुड मॉर्निंग। पहला सवाल, हु इज़ इंडियन एम्बेसडर टू मालदीव? मालदीव में भारत के राजदूत कौन है? द करेक्ट आंसर इज़ संजय सुधीर। संजय सुधीर भारत के राजदूत मालदीव में है। ये विक्रम मिश्री चाइना में इंडिया के एम्बेसडर हैं। तरनजीत सिंह संधू ये यूएसए में है। सुधीर भार्गव CIC है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये सवाल क्यों? क्योंकि मालदीव के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा है कि अभी जो इंडिया ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया है, रेस्क्यू ऑपरेशन, ताकि मालदीव से लोगों को इंडिया में लाया जा सके, ये हिस्ट्री में बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ फ्यूचर बुद्धा? भविष्य के बुद्ध किसे कहा जाता है? तथागता, शाक्यमुनि, मैत्रेय या कौटिल्य? करेक्ट आंसर इज C, मैत्रेय। मैत्री कभी कभी भी कहा जाता है। मैत्री को या मैत्रेय को भविष्य के बुद्ध, बुद्धि से मानना है कि बुद्ध का जन्म एक बार फिर इस दुनिया में होगा और वो कहलाएंगे मैत्रेय। कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य जो चाणक्य के नाम से भी जाना जाते हैं, जिनका एक बुक है अर्थशास्त्र। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। तथागत बुद्ध का ही नाम है। शाक्य मुनि उन्हीं का नाम है क्योंकि वो शाक्य कुल से थे, उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य से थे। ये सवाल क्यों? टीचिंग ऑफ बुद्धा मोर रिलेवेंट इन कोविड-19 क्राइसिस, PM मोदी ने ये स्टेटमेंट कहा था। विच कंपनी विल बाय शेयर इन रिलायंस जियो आफ्टर फेसबुक? फेसबुक के बाद अब किस कंपनी ने रिलायंस जियो में शेयर खरीदने का निर्णय लिया है? हम जानते हैं कि 9.9% शेयर फेसबुक खरीदेगी रिलायंस जियो में। अब यह काम करेगी विस्टा इक्विटी। वॉलमार्ट ने तो फ्लिपकार्ट को खरीद लिया। क्यों ऐसा करेगी? ऐसा क्यों हो रहा है कि एक के बाद एक कंपनी खरीदते हैं? जियो का आगे प्लान है ई-कॉमर्स कंपनी खोलने का, रिटेल बिजनेस खोलने का, जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन का है। और फेसबुक चाहती है कि टिकटॉक को टक्कर देने के लिए, जो कि चाइना का है, वो एक ऐप लॉन्च करे। तो ये दोनों गठबंधन करेंगे। फेसबुक को साथ मिलेगा जियो का, जिसका काफ़ी ज़्यादा इंडिया में सब्सक्राइबर है। जियो के आने के बाद अन्य सभी कंपनियां ध्वस्त हो गई। अब ड्यूपोली हो गया है इंडिया में, यानी कि 2 ही कंपनी है। धीरे धीरे मोनोपोली भी हो जाएगा जियो का। तो यह काम क्या जियो जो काम टेलीकॉम सेक्टर में किया है, यह काम रिटेल सेक्टर में कर पाएगी? क्योंकि ई-कॉमर्स सेक्टर में भी अब 2 ही खिलाड़ी रह गए हैं, पहला अमेजॉन, दूसरा है फ्लिपकार्ट। ये तो समय बताएगा। और क्या टिकटॉक को टक्कर दे पाएगा? तो विस्टा इक्विटी 2.32% शेयर खरीदेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज़ नोन एज सिटी ऑफ डेस्टिनी? किस शहर को सिटी ऑफ डेस्टिनी भी कहा जाता है? कोचीन, विशाखापत्तनम, देहरादून, मुंबई? जी नहीं, आंसर है विशाखापत्तनम। देहरादून, हरिद्वार, मुंबई फिल्मों का शहर कहा जाता है। ऐसा क्यों सवाल बनाया गया? ये एक स्मार्ट सिटी अंडर मिशन है क्योंकि वाइजैक में अभी गैस लीक हुआ है, और वाइजैक कहाँ पे है? विशाखापत्तनम में। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से रिलेट करके बनाया जा सकता है। लोग वाइजैक करते रह जाएंगे, सवाल विशाखापत्तनम से आ जाएगा। विशाखापत्तनम पोर्ट इज़ द 5th बिजिएस्ट कार्गो पोर्ट इन इंडिया, भारत का 5वां पोर्ट। इट इज़ अ होम ऑफ ओल्डेस्ट शिप यार्ड। एक शिप यार्ड यहाँ पर शिप बनाया जाता है, और ओनली एकमात्र नेचुरल हार्बर है ईस्ट कोस्ट में। ईस्ट कोस्ट में जो है वो कम पोर्ट मिलता है, ज़्यादा पोर्ट जो है, ज़्यादा जो बंदरगाह है वेस्ट कोस्ट में है। इसका क्या कारण है? देखिए, इसका एक कारण है कि अधिकतर जो नदियां हैं इधर ही गिरती है, और ज़्यादा जो गाद है, सिल्ट है, इस तरफ मिलता है। दूसरा, ईस्ट कोस्ट उदाहरण है कोस्ट ऑफ इमरजेंस का, इसलिए अधिकतर जो कोस्ट है इधर ही आता है। और ज़्यादा आप देखेंगे कि अधिकतर जो चक्रवात है वो ईस्ट कोस्ट में आता है, उसका अलग कारण है। खैर, विशाखापत्तनम और कई चीज़ों से जाना जाता है। जो बुद्धिज़्म कल्चर है, बोबीकोंडा, इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट हेरिटेज है, वो भी यहाँ पे है। बोबीकोंडा का तेलुगु मतलब होता है हिल ऑफ वेल्स, हिल ऑफ वेल्स। तो ये सवाल पूछ सकता है कि व्हाट इज़ बोबीकोंडा, या बोबीकोंडा क्या है? एक बुद्धिस्ट कल्चर है, या एक किताब का नाम है, या एक नदी का नाम है, या प्राचीन शहर का नाम है? तो एक बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट है। या बोबीकोंडा किस धर्म से रिलेटेड है? शैव से है, बुद्धिज्म से। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एनी फॉर्म। ईस्टर्न नेवल कमांड भी है, और साउथ कोस्ट रेलवे का भी वहाँ पे मुख्यालय है। एक और है तोल्ताकोंडा, 16 किलोमीटर दूर विशाखापत्तनम से है। ये भी बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है। तो यानी कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन वहाँ पे काफ़ी फला फूला है साउथ इंडिया में भी। और INS रामबिल जिसको बनाया जा रहा है, और INS अरिहंत
जो कि इंडिया का एक वारशिप है और इंडियन नेवी का शिप है, जिससे कि न्यूक्लियर अटैक भी किया जा सकता है, यहाँ पर ही लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू विच सेंट्रल बैंक हैज़ द मोस्ट फॉलोअर ऑन ट्विटर। किस सेंट्रल बैंक का ट्विटर पर सबसे अधिक फॉलोअर हो गया है? क्वेश्चन है आरबीआई। आरबीआई के करीब 7.45 लाख फॉलोअर हैं और यूएस फेडरल रिजर्व तो काफ़ी पीछे है। इंडोनेशियन बैंक इसके नज़दीक में, इनके भी 7 लाख से ज़्यादा है। बैंक ऑफ जापान, तो आरबीआई काफ़ी ज़्यादा हो गई। ऑब्वियस बात है, इंडिया में पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और जितने भी काम अभी पैंडेमिक के बाद जो सूचना देने का हो या किसी भी तरह का हो, वो अब ट्विटर के माध्यम से ही किया जाता है। अप्रैल तक माने 7.5 लाख फॉलोअर है और 1.1 लाख फॉलोअर तो अभी हाल फिलहाल में बढ़े हैं और इसके नज़दीक में 7.15 इंडोनेशिया का, इसका भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब अगला सवाल सुंदरबन से रिलेटेड है। सुंदरबन इज़ ओनली मैंग्रोव, सुंदरबन एकमात्र मैंग्रोव फॉरेस्ट है दुनिया में जहाँ पे टाइगर मिलते हैं, यानी कि सुंदरबन ही दुनिया में एकमात्र मैंग्रोव फॉरेस्ट है जहाँ पे टाइगर मिलते हैं। और सुंदरबन एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और रामसर साइट भी है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यानी कि यूनेस्को इसको घोषित करता है, और एक रामसर साइट भी है। रामसर एक शहर है ईरान में और 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन हुआ था जिसको कि रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। इसमें कुछ जगहों को, आर्द्र भूमि को चिन्हित किया जाता है ताकि उनका संरक्षण किया जा सके और इसलिए 2 फरवरी को वेटलैंड डे भी मनाया जाता है। ठीक है, अब मैंग्रोव क्या है? मैंग्रोव न्यूज़ में है, मैंग्रोव इज स्क्रब स्मॉल ट्री दैट ग्रो इन कोस्टल लाइन, जो कोस्टल लाइन में गिरते हैं और ब्रैकिश वाटर में ये ग्रो करते हैं। इनको हैलोफाइट भी कहा जाता है और ये लो ऑक्सीजन कंडीशन, यानी कि कम ऑक्सीजन कंडीशन में भी ये ग्रो कर सकते हैं और अडेप्ट कर लेते हैं खुद को। इंडिया में मैंग्रोव कहाँ कहाँ मिलता है? देखिए, इंडिया में मैंग्रोव लगभग कुछ स्टेटों में मिलते हैं, उड़ीसा में केवल सुंदरबन। अब सिंपल सी बात है, मैंग्रोव कहाँ मिलेंगे? कोस्टल इलाका में, जो कोस्टल स्टेट है इंडिया के, गुजरात से लेकर के नीचे उड़ीसा तक, बंगाल तक, वहाँ मिलेंगे। आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो न्यूज़ में रहता है। महानदी सुवर्णरेखा, चिल्का बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ पे नलबल आइलैंड है एक, इंडिया का एक पहला साइट था जो मॉर्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल हुआ था, वो चिल्का ही है। अंडमान में, नॉर्थ अंडमान में मिलती है। उसके बाद तमिलनाडु में रामनाथ पुलिकट, केरला में वेम्बनाड कन्नूर में, गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ और खंबात में, महाराष्ट्र में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं कि विरोली और दीवा इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक में दक्षिण कर्नाटक, उसके बाद गोवा, तो सिंपल गोवा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करता है? जो फॉरकास्टिंग करता है कि हाँ आज बारिश होगी, आज धूप होगी। ये बात अलग है कि कभी कभी उल्टा होता है। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। इट वाज, ठीक है, इट फंक्शन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत काम करता है। और तीसरा स्टेटमेंट है इट इज़ हेडक्वार्टर इन मुंबई, यह मुंबई में है। पहला सवाल सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और तीसरा ये गलत है, ये न्यू दिल्ली में है। ऐसे भी एक दिमाग लगाया सकता है, जितने भी नेशनल एजेंसी है, अधिकांश की, मैं पूरे की बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकांश जो नेशनल जो समिट होता है वो देश की राजधानी में ही होती है, तो दिल्ली उसमें भी टिक मारा जा सकता है अगर पता ना हो भी। और इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। क्यों न्यूज़ में था? अभी पाकिस्तान के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गिलगिट और बाल्टिस्तान रीजन में फ्रेश इलेक्शन करवाया जाए। अब ये तो इंडिया मानता है कि हमारा लैंड है और है भी। पहले की सरकार तो केवल जानती थी इस बातों को, लेकिन अब की सरकार न सिर्फ जानती है बल्कि पूरी शिद्दत से इस बात को मानती है और 370 का स्क्रैप किया गया है। तो अब भारत ने इसका, न्यू दिल्ली ने इसका कड़ा प्रतिरोध दर्ज करवाया है और बोला है कि अब इस रीजन का भी हम लोग फॉरकास्टिंग करेंगे। मुजफ्फराबाद, ये जो रीजन है कश्मीर का, इधर रीजन ये लद्दाख, ये चाइना ले रखा है। ऊपर का रीजन कहा जाता है गिलगिट और बाल्टिस्तान, जिसको हम लोग कहते हैं POK, और नीचे का जो ये भाग है उसको पाकिस्तान कहता है आज़ाद कश्मीर। लेकिन हमारे लिए पूरा का पूरा है ये कश्मीर। तो अब भारत चाहता है कि, भारत ने सिग्नल दिया जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके आप POK को खाली करो। और हो सकता है निकट भविष्य में भारत इस पर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा और पूरी दुनिया देखती रह जाएगी, क्योंकि पूरे भारत वर्ष में अभी जो स्थिति है
जो इतना स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है और इतना डिप्लोमेसी है, वो दुनिया का कोई भी देश अब पाकिस्तान को बचा नहीं पाएगा। इवन ब्लैक लिस्ट में भी हो सकता है ये शामिल हो जाए। ये अलग वीडियो है, इस पर एक अलग वीडियो चर्चा करेंगे। लेकिन डायरेक्टर कौन है इनके आईएमडी के डायरेक्टर हैं एम महापात्रा, ये भी पूछा जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर के लिए भी अब आईएमडी फोरकास्टिंग स्टार्ट करेगा। और भारत देखते हैं इसका क्या प्रतिरोध दर्ज करता है यूएन में, क्योंकि 370 के हटने के बाद पाकिस्तान इसका काफ़ी गाजे बाजे के साथ पूरी दुनिया में ढोल बजाया था। तो भारत भी इसका कड़ा प्रतिरोध दर्ज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्ल हार्बर अटैक कब के बारे में है। पर्ल हार्बर अटैक पर एक मूवी भी बनी है हॉलीवुड की। इट वाज अटैक बाय यूएसए ऑन जापान, ये यूएसए के द्वारा जापान पर अटैक था। और दूसरा स्टेटमेंट है कि इट वाज अटैक ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड। अब बताना है कि दोनों, इसमें ऑप्शन नहीं दे गए, दोनों में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। देखिए पहला स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि जापान के द्वारा यूएसए पर अटैक था, न कि यूएसए के द्वारा जापान पर। तो पहला गलत है। इट वाज अटैक ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार टू, ये सही है, 1941 में किया गया था। और इवन इसी अटैक ने पूरे विश्व युद्ध की दिशा और दशा को बदल कर रख दिया, यूएसए को मजबूर कर दिया युद्ध में शामिल होने के बाद। और उसके बाद क्या हुआ वो सबको पता है। उस समय जापान ने यूएसए को कहा ठीक है देखा मेरा पावर। उसके बाद जब यूएसए ने 1945 में 2 बम गिराए, उसके बाद जापान को क्या हुआ ये कहने की ज़रूरत है ही नहीं। द बेस वाज अटैक्ड बाय 353 इंपीरियल जापानीज एयरक्राफ्ट, 353 जापानी एयरक्राफ्ट की। और सबसे बड़ी बात है कि कोई घोषणा नहीं थी कि हाँ भाई हम तुमसे युद्ध कर रहे हैं, या युद्ध की ये घोषणा नहीं थी। अचानक से, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। अब अचानक से हमला हो गया। और पर्ल हार्बर पर उस समय बहुत बड़ा अटैक था। अगर अचानक से अगर कोई हमला करे छोटा से छोटा जानवर बड़ा जानवर पर, तो वो चित्त हो जाता है। 7 दिसंबर 1941 को हुआ था। ये भी क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि यूएसए जो प्रेसिडेंट है ट्रंप साहब, उन्होंने बोला कि कोरोना वायरस का जो अटैक है ये पर्ल हार्बर के अटैक से भी बड़ा है। जब पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ था तो यूएसए ने परमाणु बम गिराए थे। अब चाइना पर, उसमें भी ट्रंप हैं, जो बोलते हैं वो ज़रूर करते हैं। तो ट्रंप हैं, देखते हैं अगर जीत कर आते हैं तो क्या करते हैं। ये थोड़ा लंबा हो गया, बट थैंक यू फॉर वॉचिंग।